इसलिए उनको समस्या आ रही है। और कैप्टन साहब आप चाइना छोड़िए, आप पहले बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान जैसे कैप्टन साहब आप पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों की बात कीजिए। के अंदर भी हम चाइना के बांग्लादेश के अंदर भी हमने जो है आप देखिए भूटान से भी हमारे संबंध ठीक है, बांग्लादेश से भी हमारे संबंध ठीक है। नहीं और पाकिस्तान से आप इतने बड़े मंत्री हैं, जब वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे तो आपके यहाँ आपके जैन साहब 2 सवाल करना चाहते हैं। कैप्टन साहब उनके सवाल सुन लें। उस बात को भूल गए आप। कैप्टन साहब आपको बीइंग अ मिनिस्टर यू शुड अंडरस्टैंड, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम बांग्लादेश में सरेंडर कर चुके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम श्रीलंका में सरेंडर कर चुके हैं। हम छोटे छोटे देशों को नहीं संभाल पा रहे, हम बड़े देशों की बात क्यों करते हैं? बांग्लादेश को बनाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी है। आप वो पुरानी बातें मत कीजिए, आप मौजूदा हालात बताइए। आप हमारे जैन साहब का सवाल ले लेते हैं। कैप्टन साहब पाकिस्तान, कैप्टन अजय सिंह जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाली भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आप कहाँ गए वो लोग? बांग्लादेश को बनाने में कांग्रेस इंदिरा गांधी जी की अहम भूमिका थी। आप देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बोला, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप कितना मुआवजा देते हैं आर्मी को। आपके सामने हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे मारे जाते हैं, आपके सामने हमारे जितने लोग हैं आर्मी वालों को उठा के ले जाते हैं। आपके सामने आपने देखा होगा जानवरों की तरह उठाया जाता है। वहां पे क्या कर सकती है हमारी सरकार? आपके राज में जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो क्या आपके यहाँ कारगिल युद्ध नहीं हुआ था? क्या कारगिल आप लोगों ने एक युद्ध होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक होता है अपने घुटने टेक देना। आप घुटने टेक चुके हैं हर जगह पर। युद्ध जो हुआ था उसमें इतना भारी जो है। जैन साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल का, उसको भूल गए आप लोग। कारगिल युद्ध में युद्ध को भूल गए। कैप्टन साहब सतपाल जैन साहब आपसे 2 सवाल करना चाहते हैं। आपके जेएंडके में आके घुस गए, उस बात को भूल गए आप लोग। आप कैप्टन साहब शिवा जी आ रहे हैं, आप भी तो लोहा लें। आ रहे आप क्यों जैन साहब कहिए क्या 2 सवाल आप करना चाहते हैं? जैन साहब कहिए अपने 2 सवाल। मंत्री कहता है कि आतंकवादी पाकिस्तानी सारे मुद्दों पर, अब मुझे इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप ये बात ठीक है सैनिक तो कत्ल होने। जैन साहब कहिए कौन से 2 सवाल आप पूछना चाहते हैं कैप्टन साहब से? कैप्टन साहब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो ये मेरा आपसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे विचार विमर्श के बाद जो भी प्रक्रिया अपनानी थी उस सब के बाद हमने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत कर पाएगी कि आने वाले दिनों में अपना जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसके बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे? और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है, आप मन पे हाथ रखकर सोचिएगा, आपने सारी बातें गिनाई, हमने सैनिकों को ये दिया ये दिया ये दिया, जितनी भारी तादाद में सैनिक वहां आए हैं हम स्वयं भी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं। हम भी नहीं सोच रहे थे इतनी तादाद में लोग आएंगे। क्या आप कभी ये विचार करना चाहेंगे कि इतनी भारी तादाद में रिवाड़ी जैसे एरिया में इतनी भारी तादाद में अगर लोग नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं और उनको सुन के उन्होंने अप्लॉज दिया है, तो क्या यह बिना कारण के है? क्या यह इग्नोर करने के लायक है या कुछ सूचक है इस बात का कि आने वाला दौर परिवर्तन का दौर है? जैन साहब मैं तो इनको ये चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस वहीं रेवाड़ी में एक रैली करके दिखा दे, जैसे आधी भीड़ इकट्ठी करके दिखा देगी। प्रधानमंत्री ये सच्चाई की बात है जी। प्रधानमंत्री की बात आधी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते के बारे में क्योंकि जनाधार खो चुके हैं। हमेशा ये रवैया रहा है कि जब जो सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो चुनाव के बाद होता है। पिछली बार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने पहले घोषित नहीं किया था, चुनाव के बाद ही हमने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। आप जानते हैं हमारे जो नेता हैं, जो सोनिया गांधी जी हैं और उपाध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी हैं, और प्रधानमंत्री की घोषणा चुनाव के बाद ही की जाएगी। आपकी तरह नहीं है, पिछली बार आपने अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर घोषणा कर दिया, क्या प्रधानमंत्री बन गए थे वो? अब भी आपने अभी इसको मोदी जी को आपने अभी घोषणा की, क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आप बताइए कि आपका तमिलनाडु में जयललिता आपका साथ नहीं दे रही है, यूपी में आपको मुलायम सिंह और मायावती साथ बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपके यहाँ प्रधानमंत्री रिमोट ऑपरेटेड क्यों है? आपका प्रधानमंत्री रिमोट ऑपरेटेड क्यों है? आपका प्रधानमंत्री बनने का आप जो ये सपने देख रहे हैं केवल सपना रहेगा। और दूसरी आपने कहा कि मोदी में हो गए, कोई मोदी में नहीं हुआ। ये केवल जो है आपके राजस्थान से लोग आ गए थे, दिल्ली से लोग आपने भेज दिए, आसपास से पूरे
प्रदेशों से लोग आपने भेज दिए केवल मोदी को आप करने के लिए। लोकल जो वहां पर जो लोकल लोग थे बहुत कम गए थे। ये आज मुझे सवाल करना चाहते हैं बिजली मंत्री कैप्टन अजय से एक क्वेश्चन। कैप्टन साहब, एक राजस्थान तक के लोग लेके आ गए आप वहां पर, मंत्री जी दिखा रहे हैं आप, मंत्री जी में पता लग जाएगा। मंत्री जी मेरा क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये पता चला है कि मुख्यमंत्री को कैप्टन अजय ने तोहफा दिया है कि देखो मैंने इंद्रजीत का दक्षिणी हरियाणा से परमानेंट पत्ता साफ कर दिया है, आपका जन्मदिन आपको तोहफा दे रहे हूँ, रैली सफल करा दी मोदी की। क्या इसमें सच्चाई है क्या? ये भी आप नई कहानी गढ़ रहे हैं। नहीं सर, मुझे पता नहीं आपकी दोस्ती कितनी हो रही है राव इंद्रजीत के साथ, मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है ये रैली सफल कराने के पीछे भी आप बात करते हैं। ठीक है, जैन साहब इस बात का जवाब दे देंगे कि इंद्रजीत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। जैन साहब वो आपके साथ हैं कि इन लोगों के साथ हैं? जैन साहब क्या कोई एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहेंगे प्रदेश के लोगों को? राव इंद्रजीत क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आज की रैली में उनके शामिल होने का ऐलान हो सकता है। तेल की धार देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर हरियाणा के 10-15 बड़े बड़े अच्छे कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं, सांसद हमारे संपर्क में हैं। सारे देश में अच्छे अच्छे कांग्रेसी नेता अभी से संदेश भेजने लग गए हैं कि क्या भाजपा में हमारा कोई स्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं अभी से किसी का नाम लेकर कांग्रेस को और उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता। आने वाले दिनों में देखिए बहुत भारी तादाद में जैन साहब आएंगे। कैप्टन साहब ने एक जिस बात की तरफ इशारा किया, दर्जनों लोग इकट्ठे पार्टियां लेके जाते हैं। सर पवन बंसल की ट्रेन का ख्याल रखिएगा। एक इशारा जो कैप्टन साहब ने किया उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रही थी, हशरा आपके सामने था। 2009 में आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे, नतीजा आपके सामने आया। इस बार कुछ पुराने इतिहास से सबक ले रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए? सितारों, मैं उनसे देखिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई थी, फिर 80 में जाकर जीती थी। इसी हरियाणा में 1970 में कांग्रेस के सिर्फ 3 या 4 एमएलए आए थे, अगली बार ज्यादा आ गए थे। चुनाव में जीत हार चलती रहती है। कौन इलेक्शन नहीं हारा? क्या इंदिरा गांधी जी नहीं हारी? क्या चौधरी बंसीलाल नहीं हारे? क्या श्री संजय गांधी नहीं हारे थे? क्या वाजपेयी जी नहीं हारे थे? क्या चौधरी देवीलाल नहीं हारे थे? ये सही है कि चुनावों में लोग इलेक्शन हारते हैं, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारा सवाल ये है जिसकी तरफ शायद कैप्टन साहब भी इशारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जितना प्रचार 2004 में किया गया इंडिया शाइनिंग का, उसके बाद 2009 में जिस तरह से आडवाणी जी को आपने प्रोजेक्ट किया और अब मोदी जी पर दांव लग रहा है, हमारा सवाल यह है कि ये जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ये वाकई कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे आधार है या कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्योंकि जो एलआई की स्थिति है वो चिंताजनक है सतपाल जैन साहब। 272 का जादुई आंकड़ा इतना आसान भी नहीं है। विषय राजीव मैं भी इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में जी। सतपाल जी, विषय ये है कि मोदी को सुनने के लिए आना और क्या उसको वोटों में कन्वर्ट करना, ये आपसे हो पाएगा? विषय ये है। भीड़ सुनने के लिए, वाजपेयी जी को बहुत सुनने के लिए आते थे लोग, मैं भी वाजपेयी जी को सुनने जाता हूँ, मोदी जी को कन्वर्ट होगा, बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे जी। आने वाले दौर में याद रखना बिल्कुल संगठन गाँव जाएगा, वोटर के पास जाएगा। 10 की 10 डॉक्टर साहब आप ही के पास आ रहे हैं, आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है डॉक्टर साहब कि आप रहेंगे इनके साथ या नहीं रहेंगे? अभी सुन लेते हैं। की सरकार बनेगी, आडवाणी जी की भूमिका क्या रहेगी जैन साहब? ठीक है जैन साहब, आडवाणी जी की भूमिका क्या रहेगी? हाँ जी, आडवाणी जी की भूमिका क्या रहेगी? अब आडवाणी जी हमारे परिवार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, आडवाणी जी हमारे परिवार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार के मुखिया। ये पार्टी में उनका आशीर्वाद मिला है, मिलता रहेगा, आगे रहेगा। नई सरकार उनके आप कह रहे हैं आशीर्वाद मिला है। आडवाणी जी ने चिंता जताई राजनाथ सिंह जी के कार्य पद्धति पर, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी जब मोदी जी की प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पद को लेकर ताजपोशी हुई, तो राजनाथ सिंह के लिए जो चिट्ठी आडवाणी ने लिखी वो कतई आशीर्वाद देने वाली चिट्ठी नहीं थी जैन साहब। बिल्कुल सही बात है। अब ये अपने बुजुर्गों का इतना अपमान कर रहे हैं,
उनको पूछते नहीं है बेचारों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज उनका इतना हर्ष कर दिया है कि वो बेचारे घर के अंदर बैठ के रह गए हैं। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि अडवाणी के साथ इस प्रकार, अडवाणी जी के साथ इस प्रकार का ये बिहेवियर करेंगे। अडवाणी जी बेचारे बहुत ही अब असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ जो है सबको हाईजैक कर लिया है, पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। जैन साहब हमारे बीच शायद है नहीं, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा को रास बिहारी जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति पर, सियासत पर कड़ी और पैनी नजर रखते हैं। रास बिहारी जी, $1,00,000 का सवाल यही है, रैली कामयाब हुई, भीड़ पिछली रैलियों से भी ज्यादा दिखी, लेकिन क्या यह भीड़ वोट में तब्दील होगी? बीजेपी के कॉन्फिडेंस का वाकई जमीनी आधार है या बीजेपी फिर से एक बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रही है? नहीं, ये जो रैली है ये पूर्व सैनिकों की रैली है जी, और पूर्व सैनिक पहले से ही भाजपा से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, अपना उनका लगाव महसूस करते हैं अपने को। और ये भीड़ वोट में तब्दील होगी नहीं होगी, ये तो जब वोट में, जब मतदान होगा, जब इलेक्शन होंगे, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मोदी को चाहे पसंद करें चाहे ना पसंद करें आप, लेकिन उनको आज की राजनीति में इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो अब कोई भी उनको, अब आपने देखा होगा बीजेपी में जिस तरह से उनको पीएम का उम्मीदवार बनाया गया है, पीएम का, तो उसमें उनको कोई इग्नोर नहीं कर पाया और पूरी पार्टी उनके साथ थी। अडवाणी जी भी उनके साथ थे, लेकिन अडवाणी जी का मतभेद जो आप बार बार मैं सुन रहा हूँ कि अडवाणी जी उनको नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। अडवाणी जी का कहना यह था कि कुछ राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके बाद जब इलेक्शन हो जाए तब उनके बाद उनको पीएम का दावेदार, पीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और अडवाणी जी ने कल भी और आज भी अपनी ये मंशा जाहिर की, वो पार्टी के साथ है, पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपने जिस तरह की रैली हरियाणा में देखी है, ये बीजेपी की, मेरे ख्याल से, मैं इतने साल से हरियाणा की राजनीति देख रहा हूँ जी, ये हरियाणा में इतनी बड़ी रैली मैंने किसी और अन्य पार्टी की नहीं देखी। रास बिहारी जी, दूसरी सियासी हकीकत भी आप समझते हैं प्रदेश में, क्या ये रैली वोट में तब्दील होने जा रही है? नहीं, ये तो मैंने ऐसे कहा कि आपको आगे भविष्य बताएगा, क्योंकि इस रैली में, जैसे कभी मैं सुन रहा था कि शायद अजय यादव बोल रहे थे कि बाहर के लोग आए हैं, लेकिन मेरा मानना है बाहर के लोग इसमें बहुत कम थे। थोड़े बहुत लोग इसमें राजस्थान से आए हैं, कुछ यूपी से होंगे, दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें हरियाणा से आए हैं और हरियाणा के दूर दराज के इलाकों से, हिसार, जींद, सिरसा, मंडी डब्बाली जैसे इलाकों से भी जो लोग सेना में हैं या सेना से जो रिटायर हुए हैं या इनकी फैमिली सेना में है, वो लोग आए हैं उसमें। ठीक है। दूसरा जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि आज की आपने रैली में मोदी जी ने कोई भी प्रदेश की राजनीति पर कोई कटाक्ष नहीं किया। ठीक है। उन्होंने केवल पाकिस्तान पर हमला किया या उन्होंने यूपीए की सरकार पर हमला किया, क्योंकि हमारे सेना में जो जवान हैं, अफसर हैं, वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान के प्रति जो हमारी नीति है, जो हमारी रक्षा नीति है, हमारी विदेश नीति है, वो बहुत ही ढुलबुल टाइप की नीति है। ठीक है। पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान से जो संरक्षण पा रहे हैं, वो आतंकवादी हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारे नागरिकों को मारते हैं, पर हमारी सरकार उस पर कसम करके बस एक बयानबाजी देके रह जाती है। तो सेना चाहती है कि एक ऐसी सरकार हो ताकि हम खुलकर पाकिस्तान का, या जो भी हमारे ऊपर, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर आपने देखा हो कि मोदी जी ने चीन को भी अपनी रक्षा नीति के लिए बहुत खतरनाक बताया, क्योंकि चीन ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमारी सीमा में घुसपैठ की है, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे सेना के अफसरों के साथ जो उन्होंने बदसलूकी की है, उसको लेके सैनिकों में बहुत गुस्सा है। और यही गुस्सा जो है वो पूर्व सैनिकों में है कि हम पूर्व सैनिक एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे ऊपर आक्रमण करे, हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें। ठीक है। और मोदी जी ने यह साफ संकेत दिया है कि अगर वो पीएम बनते हैं तो उनकी विदेश नीति, उनकी रक्षा नीति क्या होगी। और मुझे लगता है अगर ये बात अगर पूर्व सैनिकों में, उनके परिवार के लोगों में और उनके जान पहचान के वाले लोगों में या उनके आसपास के लोगों में और उनके सेना से सहानुभूति रखने वाले नागरिकों में, और ये बात बैठ जाती है तो ये भीड़ वोट में बदलने में कोई देर नहीं लगेगी।